तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पब्लिक, बीएड, आरपी और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में दोस्तों पूछे जाते हैं। और जो इनकी तैयारी कर रहे हैं और रेलवे से की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है दोस्तों, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। ये पार्ट 10 इससे पहले पार्ट 9 बना चुका हूँ। मैथ की भी दोस्तों वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, उसकी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की लिए, उसको भी जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और 9 वीडियो आप लोगों को रीजनिंग की मिलेगी, बहुत ही शानदार, वो भी सारी वीडियो है, तो जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला संबंध है। यानी शर्ट का संबंध जिस तरीके से परिधान से कह रहा है उसी तरीके से हार का संबंध कैसे होगा, किससे होगा। शर्ट जो आप पहनते हैं वो क्या परिधान है, ठीक है, क्या वो परिधान। इसी तरीके से जो हार होता है, हार जीत वाला हार नहीं, जो गले में पहनने वाला हार होता है वो क्या, उस हिसाब से जैसे शर्ट एक परिधान है वैसे ही गले में पहनने वाला जो हार होता है वो क्या है, उस हिसाब से हमें आंसर देना है। जंजीर बिल्कुल नहीं, सोना नहीं, क्योंकि हार जो सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, आपका गिलट का भी होता है, पीतल का भी, तो बहुत सारी चीज़ों का बना होता है, तो हार उसका तो होगा नहीं। तो अब क्या है, आभूषण। हाँ ये सही है, क्योंकि शर्ट जिस तरीके से एक परिधान है वैसे ही हार क्या है, एक आभूषण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों जिसका आंसर आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से और तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से। यानी कहने का मतलब ये एलएसटी का संबंध जैसे एमक्यूडब्ल्यू से है, फिर केओपी का संबंध जैसे एलएमएस से है, वैसे ही इसका संबंध इससे कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये 4 वाले होते हैं सेम वही लॉजिक कंसेप्ट 6 वाले में भी काम करती है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 6 आ गया तो कुछ अलग काम करेगा, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, दो को उठाएंगे। जैसे एलएसटी से एमओडब्ल्यू बना हुआ एमक्यूडब्ल्यू, हम देखेंगे एलएसटी से आखिर एमक्यूडब्ल्यू बना कैसे। जैसे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, जैसे ए टू जेड अगर आपको 1 से लेकर के 26 तक नंबर याद है तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं याद है प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, रटिएगा मत। 20-25 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके अलावा आप उल्टे क्रम के नंबर भी याद कर लीजिएगा, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। इस तरीके से अगर याद रहेगा तो इस पे 2 क्वेश्चन आसानी से फंस जाएंगे और सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर नंबरिंग करते हैं L12 पे, S19 पे, T20 पे, ठीक है। इसी तरीके से M13 पे है, Q17 पे है, W23 पे। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 12 से 13 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे S19 है और Q17 है तो आप कहेंगे कि -2 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखेंगे T20 है, W23 है तो यहाँ पर +3। पहले में +1, दूसरे में -2, तीसरे में +3। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं। केओपी से एलएमएस बन रहा है ना, केओपी से क्या बन रहा है दोस्तों, एलएमएस बन रहा है। चलिए K11 पे है, O15 पे है, P16 पे है, ठीक है। L आपका 12 पे है, M13 पे है, S आपका 19 पे है। K से आपका क्या बना हुआ, L12 बन रहा है, यहाँ पे +1 हुआ। O15 से M13 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हुआ। P से आपका 16 से 19 हो रहा है तो +3। सेम काम यहाँ पर भी वही हुआ, +1 -2 +3। तो अब हम HNT को उठाएंगे, HNT, ठीक है। HNT ये दूसरा वाला है, पहले वाले से दूसरा वाला बना हुआ है, यानी कि हमें अब उल्टा सोचना है। यानी कि H मान लीजिए 8 पे है, N 14 पे है, T 20 पे है। तो अब हम सोचेंगे क्या, जैसे H में क्या हुआ होगा, +1 करके H बना हुआ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक उससे कम होना चाहिए, यानी या 7वें नंबर पर वाला हमें लिखना होगा G। इतना क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से दूसरे में -2 करके बना हुआ होगा, यानी कि इससे पहले क्या रहा होगा, +2 रहा होगा, यानी 16 रहा होगा, तभी तो इनमें 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 होगा, यानी यहाँ पर 16वें स्थान पर क्या हो जाएगा, P। इसी तरीके से T है, यहाँ पर +3 हुआ होगा, यानी कि 20 में से माइनस उल्टा सोचेंगे तो माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 20 का मतलब यहाँ पे 17 रहा होगा और 17 पे Q, GPQ, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, यहाँ पे उल्टा सोचना है, ठीक है, उल्टा सोच करके सोल्व कर लेना है। अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उसमें अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्क्वायर की ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है या स्क्वायर वाली ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है इसके कंसेप्ट को समझ करके सेकेंडों में आंसर देने की। जैसे 22 का स्क्वायर आप जानते हैं 484 होता है, फिर 202 का स्क्वायर कह रहा है 40804 है, फिर 2002 का स्क्वायर इतना कर दिया। इसमें कर क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 22 का स्क्वायर था तो सिर्फ 484 लिख दिया, फिर क्या किया, जब 22 में यानी कि 2 था, 2 में क्या किया, बीच में दोनों के एक 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, 4 और 8 के बीच में एक 0 बनाया, फिर 8 और 4 के बीच में एक 0, यानी 2 अंकों के बीच में एक 0 डाल दिया।
अब यहाँ पर क्या किया, दोनों अंकों के बीच में यानी 2 के बीच में 2 जीरो डाला, तो यहाँ पर भी दोनों अंकों के बीच में यानी 4 8 के बीच में 2 जीरो, फिर 8 4 के बीच में 2 जीरो, यानी अंकों के बीच में जितने जीरो बढ़ा रहा है लेफ्ट साइड उतने ही राइट साइड भी अंकों के बीच में जीरो बढ़ा रहा है। बस यही कंसेप्ट आप लगाना है। यहाँ पर देखिए अंकों के बीच में 3 जीरो कर दिया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अंकों के बीच में 3 जीरो कर लिखेंगे, यानी कि 40008 0004, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें भी दिया होगा आंख बन के उस पर टिक लगा दीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही चीज़ है, यानी कि 18 का संबंध जैसे 63 से, 44 का संबंध जैसे 154 से, वैसे 54 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए 18 से 63 बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, देखिए गुणा भाग करके देख लीजिए, 18 3 54, अगर मान लीजिए 18 में हम 3 का गुणा करते हैं तो 54 हो जाएगा, और 54 में 9 जोड़ेंगे तब 63 होगा। ऐसा काम अगर करते हैं तो सेम, देखिए आप जानते हैं कि लॉजिक जब भी हम लगाते हैं तो जो लॉजिक पहले पे लगाएंगे सेम दूसरे पे लगाएंगे, सेम तीसरे पे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि बदल करके लगानी है, नहीं। अब 44 में भी 3 का गुणा करके प्लस 9 करने पर 154 आना चाहिए, देख लीजिए आ रहा है, चाहते हैं 12 को 2, चाहते हैं 12 और 1 13, 132 में 9 जोड़ेंगे 141 होगा, 154 तो आएगा नहीं, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं करेगी। तो फिर क्या करेंगे, देखिए एक और तरीका है, क्या करते हैं 18 को उठा लेते हैं, ठीक है, गुणा करने के बजाय इसमें मैं 2 से भाग दे देता हूँ, आप कहेंगे कि 9 आएगा। 9 से 63 बनाना आसान है, क्योंकि सिर्फ आप 63 में 7 का गुणा कर दीजिए 63 हो जाएगा। सेम काम यहाँ 44 को मैं उठाऊंगा और 44 में भी 2 का भाग दूंगा, 22 आएगा। 22 में भी मैं क्या करूंगा, 7 का गुणा, 7 दूना 14, 7 दूना के 14, 15 154 आ जाएगा। अब वही काम मैं 54 में भी करूंगा, 2 से भाग दूंगा तो 27 आ जाएगा। 27 में मैं क्या करूंगा, 7 का गुणा करूंगा, 7 7 49, 7 दूना के 14, 4 18, 189, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहे टेबल को अगर किसी कोड भाषा में इतनी बड़ी संख्या लिखा गया, फॉर्म्स को किसी भाषा में ये लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए टेबल को पहले देखिए लिखा किस भाषा में, टेबल को यहाँ पर लिखा है 7262515522 लिखा कैसे। हालांकि अगर नंबरिंग करते हैं तो टी 20वें स्थान पर, ए पहले पे, बी दूसरे पे और एल 12 पे, ई 5 पे होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 7 नीचे दिया हुआ है, 72 पढ़िए 7 पढ़िए, 72 तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट भी देखते हैं 1 से 26 तक होता है, 26 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, तो फिर 72 आएगा नहीं। हर हाल में आपको 7 पढ़ना है। जिनको उल्टे क्रम, अभी मैं बताया था कि इनके उल्टे क्रम भी याद कर लीजिएगा, ए का जेड, बी का वाई, उनके उल्टे क्रम के नंबर याद है, तो उनको अभी सेकंडों में पता चल गया होगा कि ये टी के नीचे 7 क्या लिखा है। टी का उल्टा क्रम 7 होता है, जो कि जी होता है। ऐसे ही ए का उल्टा 26 नंबर होता है, बी का उल्टा 25 नंबर होता है, एल का उल्टा 15 होता है, ई का 22 होता है। यानी उल्टे क्रम वाला ये चाल चल दिया है। उल्टे क्रम की चाल चला है तो आप भी उल्टे क्रम वाला ही सोचिए। जैसे फॉर्म्स को भी देख लीजिए क्या सही है कि क्या गलत है। यहाँ पर 21 12 उसके बाद 9 1 4 8 बिल्कुल सही है, क्योंकि एफ का 21 होता है उल्टा, ओ का 12 होता है, आर का 9 होता है, एम का 14 होता है, एस का 8 होता है। बस काम हो गया, काम आपका हो गया, काम आपका हो गया चेयर। अब यहाँ पर सी है, सी आप सोचेंगे किसका होता है, बताइए। एक्स का, एक्स सी का उल्टा एक्स होता है 24वें स्थान पर। एच आ गया, एच एस यानी कि 19 लिखते जाइए 19, ए आ गया 26, आई आ गया 18, आर आ गया 9, हो गया जी आपका आंसर। लो 24 19 26 18 9, 24 19 26 18 9, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे हट करके है। इसी टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एग्जाम में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। वो आप रेलवे एसएससी किसी की भी तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की। देखिए रीजनिंग या मैथ के 90% सिलेबस ऐसे होते हैं। सिलेबस एक बात मैं बता दूं, यहाँ तक अगर मेरे वीडियो में आ गए, 90% सिलेबस ऐसे होते हैं जो कि आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, सीएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में भी, आप एनटीपीसी का है, आरआर जो है, ग्रुप डी का है, अल्प का है, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे से, आरपीएफ वगैरह, ये सारे 90% मैच करते हैं। खास साथ सीटेट का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारे क्या होते हैं, सिलेबस 90% मैच करते हैं दोस्तों। कहीं कहीं 95 भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। एक आध चैप्टर ऐसे होते हैं जो इधर उधर करके दिए रहते हैं, वरना सेम सिलेबस रीजनिंग और मैथ के होते हैं। बाकी जीएस जीके जीएस के भी लगभग सेम ही होते हैं। जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन बाकी एसएससी सीएसएल है, जीडी है, एमटीएस है, ये सारे तो लगभग रेलवे से रिलेटेड जितने आते हैं सीटेट वगैरह के, तो वही होते हैं। तो ये सभी बच्चे कंफ्यूज में ना पड़ें कि ये जो है किसके लिए बेस्ट रहेगा।
तो दोस्तों सबके लिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो मुझको शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोची यहाँ पर आगे बता दूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि अंबर बराबर 27 बराबर ब्राउन बराबर 14 हो तो ग्रीन बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन रहे तो फटाक से नंबरिंग कर दीजिए। अंबर ए पहले स्थान पे, एम 13 पे, बी दूसरे पे, ई 5 पे, आर 18 पे, और उनको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, नंबरों को जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 2 15, 15 3 18, 19 19 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 कितना हो गया, 39। आना कितना चाहिए, 27 आया है। 27 आना चाहिए, 39 आ गया। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इसलिए 39 से 27 तभी बनेगा जब इन दोनों का 39 के दोनों अंकों का गुणा कर देंगे, तो 9 3 के 27 हो जाएगा। चलिए ठीक है। ब्राउन में भी देख लेते हैं क्या ये लॉजिक काम कर रही है कि नहीं। वैसे तो काम करेगी मुझको लग रहा है, देखते हैं बाकी। बी दूसरे पे, आर 18 पे प्लस बनाते जाइए, ओ 15, डब्ल्यू 23 और एन 14। 4 3 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 2 1 3 2 5 1 6 6 1 7, 7 का 2 में गुणा, 7 2 14। ठीक है, तो ग्रीन में लगा दीजिए वही ट्रिक। जी आपका 7वें स्थान पर, ठीक है, प्लस आर आपका 18 पे, प्लस ई 5 5 दोनों मिला करके मैं जोड़ करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 10। ई 5 पे 10 हो जाएगा, और एन 14 पे। चलिए जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 7 19। ठीक है, उसके बाद आपका 1 1 2 1 3 1 4 4 गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36। ऑप्शन बी क्लियर। नेक्स्ट, ये गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि 31 सी 19 डी 57 बराबर 93, 52 सी 13 डी 5 बराबर 20 हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें चिन्हों का आदान प्रदान करना है। यहाँ पे हमें सी और की जगह और डी की जगह कितने चिन्हों का गुणा लगा करके, भाग लगा के, प्लस लगा के, माइनस लगा के, इसके जगह पर गुणा लगा के, भाग लगा के, प्लस लगा के, माइनस, यानी कि सी की जगह गुणा प्लस भाग माइनस कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही डी की जगह भी गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, इसमें डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। तो गुणे और भाग वाले को उठाते हैं, उसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए 31 वाला है, पहला वाला तो 31 है, सी की जगह मैं गुणा लगा देता हूँ। ठीक है, गुणा लगा के देखेंगे, अगर नहीं जाएगा तो भाग लगा के देख लेंगे। उसके बाद सी की जगह गुणा लगाया, 19 लिख दिया, डी की जगह मैं भाग लगा देता हूँ, 57 लिख देता हूँ। एक लॉजिक काम कर जाएगी तो सब आ जाएगा। अगर मैं देखूँ तो 19 से 31 कट नहीं रहा है। ठीक है, 19 से 31 कट नहीं रहा है, तो मामला क्या, फेल हो गया। मामला क्या है, फेल हो गया। लेकिन नहीं फेल नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे काट मैं उल्टा रहा हूँ, खुद हो जाएगा आपका मामला। यहाँ से इधर से काट के देख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं 31 गुणे 19, इसको क्या मैं भाग को बटा 57 नहीं लिख सकता। देखिए 19 3 57, 3 से 31 कटेगा, नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, सही माने में ये फेल मार गया। एक क्या करते हैं, गुणे भाग को आदान प्रदान उल्टा कर देते हैं। पहले भाग लेते हैं, बाद में गुणा लेते हैं। ठीक है, सी की जगह हम क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं आप, सी बराबर भाग, डी बराबर गुणा। ठीक, वो तो अपने माइंड में कर लेना, मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। सी की जगह हम भाग लिख देते हैं और 19 लिखेंगे, डी की जगह गुणा लिख देते हैं 57। ठीक है इतना। अब चलिए 31 बटे में 19 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कट नहीं रहा, 19 कटेगा नहीं, 19 से ये 31 कट नहीं रहा, तो मैं इसको लिख दिया कैसे, बटे के रूप में। ऐसे ही सॉल्व किया अपने बोर्ड मास्टर रूप से। बाकी आप गुणे 57 यहाँ पर लिख दीजिए। अब काटिए, 19 3 57, 31 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। देखिए 93 आया हुआ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हम गए। यहाँ पर भी वही काम कीजिए, 52 सी की जगह जब वही भाग है, भाग रखिए। अब तो आपका काम आसान हो गया। 13 डी की जगह गुणा 5, 20 आना चाहिए। 13 चौको 52, 4 5 20, बिल्कुल सही है, 20 आ गया। अब यही काम यहाँ पर लगा देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलता हूँ, 98 हो जाएगा। सी की जगह भाग 14, डी की जगह गुणा 11। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, 14 7 98, 7 बार, 11 7 77, 77 आपका आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है कि 4 शब्द किए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करिए। तो कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान है। चाक दिया हुआ है, मार्कर है, पुस्तक है, पेन है। यहाँ पे चाक अगर देखें लिखने वाला है, मार्कर लिखने वाला है, पेन लिखने वाला है, पुस्तक पढ़ने वाला है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कह रहा उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि गैप कम है, तो सीरीज को मैं उतार लेता हूँ। 51 176 और मिसिंग। देखिए सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा इसके पैटर्नों को समझना है। ठीक, किस तरीके का पैटर्न है, प्लस माइनस क्या हुआ। जैसे मैं देखूं अगर प्लस वाली ट्रिक लगा करके, तो 4 से 8 बन रहा है, +4 हो रहा है। 8 से 35 बनने में क्या हो रहा है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिए, कितना प्लस हो रहा है। देखिए तो आप कहेंगे कि 8 घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, बचेगा 7, और ये 2 27 प्लस हो गया। फिर इसमें कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहेंगे कि एक कॉमन का मतलब 11 का मतलब 6 हो जाएगा,
और ये 4 आपका बचा तो ये 16 हो गया प्लस 16। देखिए तो प्लस 16 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कितना होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 7 का मतलब 2, 125 प्लस हो गया। फिर आगे क्या होगा, कुछ बना हुआ दिखा कि नहीं, यहाँ पे प्लस वाली मैंने ट्रिक लगाई तो कुछ बना हुआ दिखा कि नहीं। आप कहेंगे 4 बना है तो मैं कहूँगा कि यार 4 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। फिर मैं कहूँगा 27 है तो आप सोचेंगे कि 27 क्या है, मैं कहूँगा कि 27 को क्या आप 3 का क्यूब नहीं लिख सकते, तो आप फिर 16 है तो क्या मैं 4 का स्क्वायर इसको नहीं लिख सकता। फिर 125 है तो क्या मैं इसको 5 का क्यूब नहीं लिख सकता। आप सोचेंगे ये किस टाइप का है, किस टाइप का पैटर्न है भाई, 1 का स्क्वायर हो रहा है 1 का क्यूब हो रहा है। पहले इसको देखिए बेस को, 2 3 4 5 यानी 6 हर हाल में यहाँ पे आएगा, 6 हर हाल में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगला पैटर्न 6 वाला आएगा। 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं चल रही हैं। अब मैटर फंसता है स्क्वायर। देखिए एक बार स्क्वायर किए फिर क्यूब किए फिर स्क्वायर किए फिर क्यूब किए, यानी अब स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे प्लस 36 होगा, प्लस 36 होगा तो 76 में जोड़ दीजिए, 36 6 6 12 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 212। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें विलुप्त पदों को फिल करना है। यहाँ पे देखिए जितने भी डैश दिए हुए हैं यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, पदों को चुनना है। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहता है। और ABC आ गया ना तो ABC आएगा, यानी कि अगर आप गलत करते हैं इस क्वेश्चन को तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका गलत है। अगर मान लीजिए कि ABB आ गया तो अगले में क्या होगा, ABB 3 बार आ जाएगा, ABB 4 बार आ जाएगा। इस तरीके से घूमता रहेगा तो ऑटोमेटिकली तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर आपका सही है कि गलत। तो चलिए इसको देखते हैं किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए 3 4 5 के रूप में 90% क्वेश्चन को बांट करके सॉल्व किया जाता है। बाकी 10% अपने हिसाब से जिस हिसाब का रहता है उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे पहले नज़र डालिए, इस पे कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, मात्र 2, B और C के अलावा कोई तीसरा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी तीसरे अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन में हर जगह BC है, तो बहुत आसान है। जब 2 ही है तो बहुत आसान हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल B स्टार्टिंग में दिया हुआ तो इसका मतलब डबल B डबल C वाला ही ट्रिक लगेगी। तो 4 4 के पार्ट में बांट देता हूँ। 4 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 2 2 4 यहाँ पे आया। तो देखिए अगर डबल B है तो डबल C होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पहले ये डबल B से स्टार्ट हुआ, डबल C हुआ, लेकिन बाद में फिर देखिए डबल B दूसरे स्थान पर दे दिया है। इसका मतलब पहले इस दूसरे वाले में पहले डबल C दिया है। फिर तीसरे वाले खाने में अगर चलते हैं तो यहाँ पर गैप है, तो B से पहले डबल B हर हाल में होना चाहिए, फिर डबल C। यहाँ पर भी वही हाल है, डबल C डबल B वही हो रहा है, डबल B डबल C डबल C डबल B, डबल B डबल C डबल C डबल B। एक बार पहले B से स्टार्ट हुआ, एक बार C से स्टार्ट हुआ, फिर आपने क्या किया CC और उसके बाद BB, CC BB, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा कि यहाँ पर कौन सा ये जो है आकृति आएगी। तो पहली आकृति का संबंध जैसे दूसरी से उसी टाइप का ये फिगर है, तीसरी का चौथी से कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पहली आकृति में अगर देखें तो 3 सर्किल के छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। और फिर दूसरी सर्किल में देखें, यही सर्किल एक दूसरे में इस तरीके से डायग्राम बना करके घुस गए हैं, दूसरे के अंदर तहपत्ता हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हैं जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अगली आकृति में ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पेट के अंदर ऐसे हो जाएंगे, तिरहुआ की लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही ऐसा दिख रहा है। ये तो बहुत आसान, कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है। कि जब भी फिगर वाले से क्वेश्चन है ना, तो जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें वहीं पे अन्य संख्याओं को देखिए क्या है, 10 है, 15 है। अब ये सोचिए कि ये 10 15 आया कैसे, बस यही सोचना है आपको। जैसे आया होगा हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्या में वो आया लॉजिक अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आया। यहाँ पर देखिए 10 है, 7 है, 5 है, 12 है। तो सोचिए, कुछ सोचिए। जैसे अगर आमने सामने को हम घटा लेते हैं तो 3 आएगा, और ये आमने सामने को घटाते हैं तो 7 आएगा। 7 3 10 आ रहा है दोनों को, यानी आमने सामने वाले को घटा करके जोड़े तो 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर वही करते हैं, यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 8 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 7 आएगा। 8 7 15, ठीक है। यहाँ पर भी तो बिल्कुल लॉजिक तो काम कर गई। यहाँ पर भी अगर आमने सामने को घटाते हैं तो 9 आएगा, यहाँ पर आमने सामने को घटाते हैं तो आपका 4 आएगा, और फिर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 4 13 आ जाएगा। काम हो गया आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं तो समझा कि कुछ और लॉजिक काम करेगी, लेकिन ये तो पहले ही बार में हमारा काम बन गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, बन गया तो काम समझ में आ गया कि नहीं। आमने सामने से घटाना है, फिर जो घटाने के बाद आया जोड़ लेना है, बस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे पहले दिशा के बारे में। देखिए दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर।
ये दिशाएं होती है। और बीच की भी दिशाएं होती है, जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं। ये 8 दिशाओं पे ही ये दिशा दूरी का जितना भी क्वेश्चन रहता है खत्म हो जाता है और कुछ नहीं रहता है इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। मार्टिन का घर मान लीजिए कि यहाँ पे उसका होम है, ठीक है, मार्टिन का क्या है, होम है। अब ये अपनी घर की से पूर्व दिशा यानी इस दिशा में कह रहा है चलना शुरू करता है। कह रहा है वो 10 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। कह रहा है कि वो 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। जब पूरब दिशा में जाएंगे बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक। आगे कह रहा है कि और 12 मीटर चलता है, क्या कह रहा है, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर इधर मुड़ करके कह रहा है कि 12 मीटर चलता है। तो 10 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कि एक दूरी का पैमाना बना लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दिशा दूरी का तो उसमें एक दूरी का पैमाना मान के चलिएगा, वरना डायरेक्शन आपका गलत आ जाएगा थोड़ा सा में। तो यहाँ पे आप 10 इतनी दूरी चले तो 12 थोड़ा सा ऐसा चलिए कि उससे ज़्यादा लगे, ठीक है, इतना मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। फिर कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब ये जो दिशा है वो चला है 12 मीटर, ये उत्तर दिशा हो गई, ऊपर वाली दिशा। और उत्तर दिशा में उसका दायां आपका बायां उसका बायां, यानी जिधर वो मुड़ने के कहेगा वो आप उधर ही मुड़िएगा। कह रहा है कि दाएं मुड़ता और 3 मीटर, तो आप दाएं मुड़िए और 3 मीटर चलिए। 3 मीटर आप उसी हिसाब से ही चलेंगे, 10-12 जिस हिसाब से चलिए, 3 मीटर इधर से मुड़ा। फिर ये पूरब दिशा में इसका देखिए मुख हो गया है, पूरब दिशा में हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो जब पूरब दिशा में चलेंगे बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर चलेंगे और 1 ही मीटर चलने के लिए कह रहा है। 1 मीटर यानी थोड़ा सा चला है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसमें और छोटा भी कर दीजिए तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। 1 मीटर इतना मान लेते हैं, 1 मीटर चला। अब ये आपका फिर उत्तर दिशा में इसका मुख हो गया। आगे कह रहा है कि फिर वो पुनः बाएं मुड़ता और 5 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ने के लिए नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, यानी बाएं अपने आप मुड़ेंगे क्योंकि ये उत्तर दिशा, जिधर कहेगा आप अपने उधर ही मुड़ जाइएगा। बाएं मुड़ता है, कह रहा है कि और 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चला, ठीक। कह रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, सभी मोड़ 90 डिग्री है, तो हमने तो सभी मोड़ 90 डिग्री लिया ही है, इसमें तो कोई दो डाउट है ही नहीं। तो अब कह रहा है वो किस दिशा में, ये डायरेक्शन जो लास्ट वाला हमारा है, ये डायरेक्शन देखिए, ये जो लास्ट वाला है वो कह रहा है किस दिशा में, तो इधर पश्चिम में देखिए आप डायग्राम में, पश्चिम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है। अखिल पार्क में घूम रहा है या टहल रहा है, जो भी है वो किससे मिल रहा है, एक बच्चे से मिला, ठीक, बच्चे से मिला। बच्चा अखिल का अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। बच्चा क्या करता है, इस अखिल से मिलता है तो इसकी पहचान किससे होती है, अखिल से, कि ये तो यानी इस बच्चे की जो माँ है ये अखिल उसका क्या है, भाई है, इस रूप में होती है। तो कह रहा है कि बच्चा अखिल का क्या लगता है, ये बच्चा जो है अखिल का क्या लगता है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो अब बताइए मुझको, मान लीजिए आप ये बच्चे हैं, देखिए इस तरीके से आप कड़ियाँ जोड़ेंगे, कड़ियाँ जोड़ने के बाद आप जो मेन कैरेक्टर रहेगा उसमें घुस जाइए। मान लीजिए आप बच्चे हैं, आपकी एक माँ है और अखिल आपकी माँ का भाई है। तो अब बताइए आपकी माँ का भाई आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे कि वो तो मेरा मामा लगेगा, आपका वो मामा लगेगा, आप उसके क्या लगेंगे, आप कहेंगे कि तब मैं उसका भांजा लगूंगा, और क्या लगूंगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करे, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा तथा डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम उठाएंगे 24 को, ठीक। डी का अर्थ कह रहा है तो हम भाग बना देंगे और 8 लिख लेंगे। ए आ गया, ए का अर्थ कह रहा है प्लस बनाएंगे और 12 लिख लेंगे। सी आ गया, सी का अर्थ कह रहा है गुणा गुणा बनाएंगे और 4 लिख लेंगे। बी आ गया, बी का अर्थ कह रहा है माइनस बनाएंगे 6 लिख लेंगे। अब फिर लगाएंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए, बी से ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, ओ से ऑफ, उसके बाद डी से डिवीजन, तो एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन, उसके बाद से सब्सट्रैक्शन। इस क्रम में सारे काम करते हैं। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं इसमें, काम उसका ख़त्म कीजिए। चिन्हों में सबसे पहले भाग, तो भाग दे दीजिए 8 3 के 24, फिर दोबारा गुणा 12 चौक को 48, उसके बाद जोड़ते हैं 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 में से 6 घटाएंगे तो आपका 45। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्या करें, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न दिए गए वर्ग के समुच्चय के बीच संबंधों को सर्वोच्चम ढंग से दर्शाता है। जैसे पहलवान है, मुक्केबाज है, योद्धा। पहलवान, जैसे पहलवान मान लीजिए, मैंने ले लिया प से पहलवान, ठीक। तो इसमें हमें करना क्या रहता है, करना ये रहता है कि इनमें रिलेशन, जैसे पहलवान का मुक्केबाज से क्या संबंध है, पहलवान का योद्धा से क्या संबंध है, मुक्केबाज का योद्धा से क्या संबंध है, मुक्केबाज का पहलवान से क्या संबंध है, योद्धा का मुक्केबाज हो या पहलवान हो, यानी तीनों का परस्पर एक दूसरे से संबंध रिलेशन देखा जाता है किस टाइप का है। कम है तो कम वाला, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, तो
तो नहीं है तो नहीं वाला डायग्राम हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहलवान है, सबसे पहले पहलवान और मुक्केबाज का संबंध है। देखिए मुक्केबाज दूसरी चीज़ होती है और पहलवानी दूसरी चीज़ होती है। आप भी जानते हैं पहलवानी जो करते हैं वो आपने देखा होगा मूवी सलमान खान की सुल्तान हो या फिर जो है आमिर खान की एक दंगल फिल्म थी, वो आपकी पहलवानी टाइप होते हैं, पहलवानी जो करते हैं गाँव में। अब मुक्केबाजी क्या होती है? मुक्केबाजी जो होती है आपको, जो विजेंदर थे आपके इंडिया के मुक्केबाज है, वो मुक्केबाजी होती है रिंग के अंदर जैसे मुक्केबाजी करते हैं ना, उस टाइप की। एक पहलवानी दूसरी टाइप की होती है। मुक्केबाजी जो हाथ में वो पहन करके करते हैं वो मुक्केबाजी होती है, ठीक है। तो मुक्केबाजी और पहलवानी दोनों अलग अलग कैटेगरी। पहलवानी जो होती है मिट्टी वाली रिंग में होती है, ये मिट्टी वाली रिंग में होती है, आप भी जानते हैं। और जो मुक्केबाजी होती है वो आपकी सर्किल होती है, वो जो रिंग बनी होती है उसमें होती है। तो इसलिए इन दोनों में मुक्केबाजी और पहलवानी में कोई संबंध ही नहीं होता। पहलवान अलग टाइप का होता है, मुक्केबाज अलग टाइप का होता है। पहलवान के डोले शोले तगड़े होते हैं, मुक्केबाज के होते हैं तगड़े नहीं होते हैं। तो ये मेरे समझाने का मतलब यही है कि मुक्केबाज अलग होता है और पहलवान अलग होता है। अब युद्धा, देखिए जो पहलवान होता है वो भी युद्धा की कैटेगरी में आता है, जो मुक्केबाज होता है वो भी युद्धा की कैटेगरी में आता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? युद्धा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि योद्धा होते हैं, दोनों युद्धा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इसको घुमा करके भी बना सकते हैं, जैसे पहलवान मुक्केबाज को ऐसे डाल करके ऐसे अगर डायग्राम दिया हुआ है तो ये भी सही है, वही चीज़ है, घुमा दिया है, जैसे ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है। जो आपका वृत्त है कह रहा है कि वो चिकित्सक को दर्शा रहा है, देखिए एरो द्वारा दिया हुआ है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि त्रिभुज अभिनेता को निरूपित करता है, और ये जो त्रिभुज कह रहा है कि ये अभिनेता को दर्शा रहा है, देखिए एरो द्वारा दिखाया है इसको भी। और साथ साथ कह रहा है कि जो पंचभुज है, पंचभुज वो सज्जन को दर्शा रहा है, ठीक है, सज्जन को दर्शाया हुआ है। चलिए ये भी सही है। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी है? हमें उस डायग्राम को चुनना है जो सज्जन और अभिनेता वाले एक दूसरे से मिले हुए हों, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो उस टाइप का डायग्राम पाने के लिए त्रिभुज और पंचभुज का कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। जैसे पंचभुज और त्रिभुज का हिस्सा, ये जो हिस्सा है यही ऐसा हिस्सा है जो अभिनेता और सज्जन द्वारा जुड़ा हुआ है, और हमें वही चुनना है क्योंकि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हों। तो इसमें आपका स्टार आ रहा है और इस तरीके का जो सिंबल है वो आ रहा है, यही दोनों सिंबल ऐसे हैं जो उसमें आ रहे हैं। अब इसमें आपके दिमाग में हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि जो स्टार वाला सिंबल है वो तो सर्किल के अंदर भी जा रहा है जो कि चिकित्सक को दर्शा रहा है। तो दोस्तों ऐसा तो यहाँ पे लिखा नहीं, कोष्टक बना करके लिख देता अलग से कि हमें उस सज्जन अभिनेता को चुनना है जो चिकित्सक न हो। ऐसी कंडीशन लगाता तो सिर्फ ये वाला डायग्राम सही होता, ठीक है, उस कंडीशन में ऑप्शन डी सही होता। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन तो लगाया नहीं कि चिकित्सक न हो, नहीं ना लगाया, तो हर हाल में इन दोनों को लेंगे, ठीक है, स्टार और ये ऑप्शन ए इस कंडीशन में सही होगा। नेक्स्ट देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कथन होता है, उस हिसाब से डायग्राम बनाते बनाइए। पहले को कथन कह रहा है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं, मान लीजिए कि सभी घास झाड़ियाँ कह रहा है तो इस घास को ले लीजिए, और ये घ हो गया घास, कह रहा है कि झाड़ियाँ है तो ये आपका झाड़ियाँ हो गया, ठीक है। सभी घास झाड़ियाँ है तो सभी घास को झाड़ियों के अंदर ऐसे डाल देंगे। आगे कह रहा है कि सभी जड़ें फल हैं, सभी जड़ें फल है तो सभी जड़ मान लीजिए हो गया, और सभी जड़ को फल बना रहा है, फ बना रहा है, सभी जड़ को क्या बना दिया, फल बना दिया। इस तरीके से सभी जड़ को फल के अंदर डाल देंगे। आगे कह रहे हैं सभी फल फूल है, तो अब क्या करेंगे, जितना भी फ है फल सभी को फू के अंदर डाल देंगे, यानी फूल के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कथन में कहीं झाड़ियों और घास को ये फल फूल और जड़ से नहीं मिला करके कहा है, यानी इस तरीके का दो डायग्राम बनेगा और दोनों बिल्कुल भिन्न अलग रहेगा। एक चीज़ मैं बता दूं जो कि हर वीडियो में बताता हूँ, अंदर वाला हिस्सा टोटल का टोटल बाहर वाला हो सकता है। जैसे सभी जड़ें फूल हो सकती हैं, सभी फल फूल हो सकता है, लेकिन सभी फूल फल ना होगा, ना सभी फूल जड़ होगी, ना सभी फल जड़ होगा। अंदर वाला टोटल बाहर वाला होगा, बाहर वाला टोटल अंदर वाला नहीं होगा। अगर ये कहेगा कुछ फूल जड़ है या कुछ फूल फल है तब हो सकता है, यानी कि बाहर वाला अंदर वाला कुछ हो सकता है, थोड़ा ही कह सकते हैं। जैसे कहना रहे कि कुछ फूल फल है तो सही होगा, या कुछ फल जड़ है तो सही होगा। सारी कंडीशन इसी तरीके से सब पे काम करती है। आपको समझ में आ गई ये चीज़, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं को निष्कर्ष की तरफ, मिलाते हैं कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी घास फूल है, क्या कह रहा है, सभी घास, तो घास तो यहाँ है, फूल यहाँ है, घास यहाँ है, फूल यहाँ है, ये तो आंख बंद करके गलत काट दीजिए, अंधा भी नहीं इसको सही कहेगा। आगे कह रहा है कि सभी जड़ें फूल है, सभी जड़ें फूल है, तो मैंने क्या किया, अंदर वाला टोटल बाहर वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ फूल फल है, देखिए मैंने क्या कहा, बाहर वाला कुछ हिस्सा हो सकता है, यानी कुछ फूल फल हो सकता है, ये भी आंख बंद करके सही निशान लगा दीजिए। कुछ हो सकता है
सभी फूल अगर फल कहता तो गलत हो जाता, कुछ फूल फल बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हिस्सा ये फूल का ग्रीन वाला ये इसके अंदर फल के अंदर होगा, फल के अंदर जो हिस्सा होगा फूल वाला उतना हिस्सा यानी कुछ हिस्सा तो होगा ही होगा, वो तो कन्फर्म है, तो इसीलिए सही होता है। तो कौन सा है, 2 सही एक गलत है, पहला गलत है, 2 सही, दूसरा तीसरा सही है, तो केवल इसका 2 और 3 पालन करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का है, बिना कोड वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे चलिए क्या रहा कि 15 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए साल अगर सेम दिया रहे या एक साल का भी अंतर है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर चूंकि साल सेम है, मेहनत आपको कम करनी है। कह रहा 15 मार्च, तो पहले 15 मार्च जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। 15 मार्च को हमने लिख लिया, 15 मार्च को सोमवार था, तो 15 मार्च में और कितने दिन बचे हुए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो मैं बता दूं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, मानो ये है 30, 28, 29 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। ठीक है, बाकी जो महीना ये तो आप कविता जैसे याद कर सकते हैं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। 29 की लीप ईयर में होती है, पता है आपको। तो 15 मार्च है, ठीक है, तो 15 मार्च है, इसमें और कितने दिन बचे हुए हैं। आप कहेंगे कि ये तो मान लीजिए 31 का होता है मार्च, तो 16 दिन बचे हुए हैं, लिख लीजिए शेष दिन। अब 10 जुलाई की बात कर रहा है, तो 10 जुलाई यहाँ नीचे बिल्कुल लिखिए, ठीक है। 10 जुलाई, तो जो 10 ये दिया होता है, पहले वाले में जो दिन बचा उसको लिखते हैं, लास्ट वाले में जितना दिन दिया हुआ उसको लिखते हैं। यानी 10 जुलाई कह रहा है तो 10 बस आप लिख दीजिए यहाँ पर दिनों की संख्या, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने महीने आते हैं उसको आप लिखते जाइए। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, ठीक है। अब इनमें देखिए कितने दिन होते हैं। अप्रैल, अप्रैल में आप कहेंगे कि 30 का दिन होता है, मई आप कहेंगे 31 का, उसके बाद जून आप कहेंगे 30 का। अब इन सबको ऐड कर लीजिए दिनों को, 6 के 7, 7 और 3, 3 6 3 9, 9 2 11, 117। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जितना भी जोड़ने पर है 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एक 7, 7 4 11, 7 7 7 5 7 6 42, 5। जो ये रिमाइंडर आर शेष जो 5 आया हुआ है, बस उसी से हमको मतलब रखना है। भागफल उपफल जो भी आया उसको भूल जाइए। जो रिमाइंडर आए 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 7 आएगा तो पूरा कट जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आए दोस्तों हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसको उस दिन के आके जोड़ देंगे। जैसे 15 मार्च 2015 को कह रहा है सोमवार था, तो 5 दिन सोमवार में जोड़ दीजिए। सोमवार के बाद आएगा मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्र एंड शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है निम्नलिखित में से समानता पता लगाएं। कह रहा हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन सा इन चारों में ऐसा सेंटेंस है जो कि चारों में हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ में समान होगा। उन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता। इन सभी के सींग होते हैं, इनमें से कोई भी स्तनधारी नहीं है। इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। इन चारों में से बताना है कौन सा सही है जो इन चारों पर फिट बैठता है। एक ही सेंटेंस होगा और चारों पे फिट बैठेगा। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।